ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा पीएमई बस सेवा, स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली परिवहन विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त आशीष कुंद्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देते हुए कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई बस सेवा योजना को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें पीपीपी मॉडल के तहत 169 शहरों में इस्तेमाल की जाएंगी आने वाले 10 सालों में। इस डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम कमिश्नर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली श्री आशीष कुंद्रा। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। जी धन्यवाद। सर, आप हमें बता सकते हैं कि जो ये पीएमई बस सेवा योजना है, जिसको कल मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इसके प्रमुख पहलू क्या है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जो कल एक घोषणा करी गई है नई स्कीम की, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें लाने का एक मुहिम शुरू करी गई है। इसमें ये है कि जो लोग शहरों में हम देखते हैं, चाहे बड़े शहरों में खासतौर पे जिस तरह से कंजेशन लोगों को महसूस होता है सड़कों पे, उसको घटाने के लिए, प्रदूषण को घटाने के लिए, और जो आम नागरिक की जो एक समस्या रहती है एक जगह दूसरी जगह जाने में, उसको एक इलाज निकालने के लिए, उपाय निकालने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और मेरे ख्याल में इसको हम गेम चेंजर कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी एक पहल है। और मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद एक दो देशों को छोड़ दें, अगर मान लीजिए चीन के अंदर शायद कुछ दो शहरों में इससे ज्यादा बड़े पैमाने पे काम हुआ होगा, लेकिन देश भर में इस पैमाने पे जो घोषणा हुई है वो और दुनिया भर में भी नहीं हुआ है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, जो अभी तक हमारी बसें होती हैं आमतौर पर जो डीजल से चलती हैं या सीएनजी से चलती हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या फायदे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के? और जैसा आप कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, तो क्या प्रमुख कारण है उसके? देखिए, जो आमतौर पे आप बड़े शहरों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, जो बसें हैं वो डीजल पे चलती हैं। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली में बसें सीएनजी की थीं, लेकिन जो डीजल की बसें हैं वो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम पूरे जो फ्यूल कैटेगरी वाइज अगर देखें, सबसे ज्यादा प्रदूषित वाहन अगर हैं तो वो डीजल के हुआ करते हैं। और आमतौर पे जो राज्यों की या शहरों की जो बसें हैं, बहुत पुरानी बसें होती हैं और बहुत ही प्रदूषण फैलाने वाली बसें होती हैं। तो अगर हम डीजल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उसका तो एकदम प्रदूषण रहित है, जीरो इमिशन व्हीकल इनको कहते हैं। और ना इनमें नॉइज है, नॉइजलेस गाड़ियां हैं, इनके चलते समय पता भी नहीं चलता, आवाज नहीं आती। जो बाकी गाड़ियां पुरानी बसें हैं राज्यों की, वो तो एकदम खस्ता हालत में पाई जाती हैं और चलते हुए इतनी आवाज करती हैं कि जो आम नागरिक है उसको एक तो धुआं झेलना पड़ता है और ऊपर से आवाज। तो दोनों ही मानकों पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं ये शहर भर के लिए और नागरिक के लिए दोनों बहुत लाभदायक रहेंगे। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल की बात की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में बता सकते हैं, उससे क्या लाभ होगा? क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको लगता है कि बहुत उत्साहित होकर आएगी आगे? हिंदुस्तान में जो गाड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार्स बनाने वाले, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा संख्या में हैं। और मैं समझता हूँ इस बात का श्रेय जो भारत सरकार, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसको बहुत हद तक जाता है कि इतने छोटे समय में एक मैन्युफैक्चरिंग की पाइपलाइन नई पैदा हो गई कि इलेक्ट्रिक बसें इस पैमाने पे यहाँ हिंदुस्तान में बनने लगी हैं। जहां तक कि पीपीपी का सवाल है कि पूरे देश भर में एक प्रणाली हुआ करती थी कि जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो बसों को खरीद के खुद से चलाते थे और उसमें इनएफिशिएंसी भी थी और उसका रखरखाव भी इतना ठीक नहीं रहता था। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने से एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बंडल्ड होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पीपीपी मॉडल में चलाने में बस सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ये मैं समझता हूं बहुत ही काबिले तारीफ एक पहल है और इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। जी, और एक और एस्पेक्ट है जो अभी की सरकार है वो हमेशा इंक्लूसिविटी पर
एक बल देती है कि सबको साथ लेके चलना, सबको फायदा हो, जो भी प्रोग्रेस हो उसका। और हम देख रहे हैं कि ये जो ई बस सेवा लाई गई है, पीएम ई बस सेवा, ये उन शहरों के लिए होगी जिनका 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, और उसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल स्टेट्स, इन पर भी बहुत ध्यान दिया गया है और प्रायोरिटाइज किया गया है उन शहरों को जिसमें कोई ऑर्गेनाइज बस सर्विस नहीं है। तो आपको लगता है ये इंक्लूसिविटी का जो एक अप्रोच है, सरकार ने इस रिफॉर्म में भी उसको बरकरार रखा है? आप देखें कि अगर हम जो विकसित देश हैं दुनिया भर के, उनसे अपनी तुलना करें, चाहे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों या जापान वगैरह के हों, वहां पे शहरों के अंदर एक अफोर्डेबल बस सेवा आम नागरिक के लिए उपलब्ध है। और ये बड़े एक लिहाज से खेद की बात है कि हमारे बहुत से शहर ऐसे हैं आज भी जहां पे इस तरह की सेवा आम नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आम नागरिक जो और कोई जरिया अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो वो कई किलोमीटर अपने साइकिल पे जाएगा या किसी तरह मशक्कत करके, हो सकता है कि साधन जुटा के स्कूटर उसको लेना पड़ जाए। तो उस लिहाज से जो छोटे शहरों को भी जोड़ा जा रहा है इस पूरे मुहिम में, बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के, वहां पे तो यूं भी एक इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल एरियाज हैं। वहां पे जो वातावरण के साथ उनका एक जो रिश्ता है उन इलाकों का, वो खास है। और मैं समझता हूँ कि प्रदूषण रहित गाड़ियां ही वहां चलनी चाहिए। अभी हाल में हिमाचल सरकार ने घोषणा करी कि वो हम अपनी तमाम गाड़ियां सरकारी इलेक्ट्रिक लेंगे, बसें इलेक्ट्रिक लेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इससे बाकी जो पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य हैं, खासतौर पे पूर्वोत्तर राज्यों के, वो भी प्रोत्साहित होंगे इस चीज को अपनाने में। ये जो योजना है, इसका जो एस्टिमेटेड लागत है वो 57,613 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन जैसा आपने हिमाचल का मेंशन किया, आपको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो जो एक्चुअल ऑपरेशंस है वो उनके तहत ही होंगे, और इसलिए उनका जो कोऑपरेशन है वो भी बहुत ही कहें कि बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये जो योजना है इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि पहले कि ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो रहता है, उसमें एक बहुत अहम कड़ी ये है कि जो ऑपरेटर है उसको वक्त रहते उसकी पेमेंट जो बनती है वो मिलती रहे। इसमें राज्यों की, शहरों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और अगर इस तरह की पेमेंट वो टाइम पे ना कर पाए, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुहैया ना करा पाए, तो फिर लाजमी तौर पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत आती है। लेकिन ये मुझे लगता है, मेरा ये विश्वास है कि जो हमारी सरकारी तंत्र है, अब इतने बरसों के अनुभव से इतने सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर अब जुड़ गया है कि ऐसी कोई अड़चन इसमें नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ी प्रगतिशील सोच की बात है, खुले दिमाग से सोचने की बात है, और नई सोच और नई चीज को अपनाने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इससे जो प्रत्यक्ष रोजगार अपॉर्चुनिटीज है वो भी उत्पन्न होगी? कैसे देखते हैं आप, रोजगार पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये तो एक कोई भी इस तरह की नई पहल होती है, सबसे पहला प्रभाव तो उसका एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाई जाएगी। तो हर कंपनी को, चाहे वो टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, बाकी तमाम ऐसी कंपनीज हैं, उनको एक इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक नया प्लांट लगाना पड़ेगा। उसमें लोग जुड़ेंगे, चाहे वर्कर हों या इंजीनियर हों या तमाम लोग हों। उसके अलावा बसें जब चलेंगी तो लाजमी तौर पे कंडक्टर होंगे, ड्राइवर होंगे और मैकेनिक होंगे जो इन बसों को रख रखाव के लिए रखे जाएंगे। तो रोजगार पे बहुत अच्छा इस पे असर पड़ेगा इस स्कीम के जरिए। और आप बता सकते हैं कि ये जो पीएम ई बस सेवा योजना है उसके लिए बिहाइंड द मीटर जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि सपोर्ट कर सके ऑपरेशन को ई बसेस का, मतलब कुछ स्पेशल उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी। जो हमारी बस की प्रणाली है शहरों के अंदर, उसमें बसों की पार्किंग डिपो के अंदर करी जाती है और हर राज्य में अलग अलग जमीन जितनी उपलब्ध होती है उसी हिसाब से डिपो बनते हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी जो डिपो की साइज है वो 50 बसों का भी डिपो है और 250 बसों का भी डिपो है। लेकिन वो सीएनजी के डिपो हुआ करते थे। तो अब जैसे जैसे हम अब इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रहे हैं दिल्ली में, तो हमें हर डिपो में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना पड़ता है। और वो बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जो ग्रिड से बिजली लानी पड़ती है उसमें भी पैसा लगता है। तो वन टाइम खर्चा एक आता है। ये तो जिस तरह से
पेट्रोल पंप या बनाने वाली बात है, क्योंकि ये बिजली ही इनके लिए पेट्रोल है या सीएनजी है, उसमें जो लागत आती है वो भी काफी लागत रहती है, और उसमें भी अगर केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्यों को बहुत इससे फायदा होगा और उन पे जो आर्थिक बर्डन है वो कम होगा इस चीज को इंट्रोड्यूस करने में। जो कल अनाउंसमेंट हुई सर, उसमें ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स की भी बात की गई, जो 181 शहरों में लागू किए जाएंगे। इसमें डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया गया है उसका पार्ट। इस एस्पेक्ट के बारे में आप हमें बता सकते हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, चाहे किसी ने स्कूटर लेना हो या किसी ने मोटर कार लेनी हो या टैक्सी चलाने वालों ने टैक्सी लेनी हो इलेक्ट्रिक, लेते वक्त उनके दिमाग में एक सबसे बड़ी बात रहती है कि अगर मैं घर से अपनी गाड़ी चार्ज करके निकलूं भी, या मान लीजिए आज चार्ज करना भूल गया और मैं दफ्तर के लिए निकला और रास्ते में चार्जिंग की व्यवस्था अगर ना उपलब्ध हो तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा। और उसको अगर एक ये विश्वास हो जाए कि हाँ, कहीं भी 2 किलोमीटर की दूरी पे चार्जर उपलब्ध है, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होके एक नॉर्मल गाड़ी जैसे चलाता हूँ वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने में या लेने में, खरीदने में हिचकिचाऊंगा नहीं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत अहम भूमिका रहती है लोगों को इस तरफ शिफ्ट कराने में। हमारा दिल्ली के अनुभव से ये बता सकता हूँ कि दिल्ली में हमारे पास 4,500 तकरीबन चार्जिंग पॉइंट हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। और यही एक वजह है कि शहरी लेवल पे जो अडॉप्शन जितनी तेजी से दिल्ली में हुई है, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। जो ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात की गई कल के मीटिंग के बाद, उसमें मल्टी मोडल इंटरचेंज फैसिलिटीज की भी बात की गई, और एक एनसीएमसी जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बेस्ड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम होता है, उसकी बात भी की गई। तो आपको लगता है कि ये सारे जो है ये मिलकर एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कम्यूटर एक्सपीरियंस देंगे? हाँ, तो देखिए, आज की डेट में क्या रहता है कि शहरों के अंदर जिन शहरों में मेट्रो बन गई, मेट्रो की व्यवस्था और बस की व्यवस्था का आपस में कोई तालमेल नहीं रहता है। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का मतलब है कि अगर इंसान घर से निकले, मान लीजिए कि बस को लेके मेट्रो स्टेशन पहुंच जाए, मेट्रो स्टेशन से उतरे, आगे दफ्तर जाने के लिए वो फिर बस पकड़ ले, उसमें अगर उसको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिले कि एक ही कार्ड से उसकी तमाम टिकट्स मिल पाए, तो इससे ज्यादा लाभदायक तो कोई चीज हो नहीं सकती। अब बाकी विकसित देशों में आप लंदन चले जाएं, वहां पे आप अंडरग्राउंड मेट्रो भी उसी कार्ड से टिकट्स लेते हैं उसकी, और उसी कार्ड से आप टिकट जो है बस की लेते हैं। तो भारत सरकार ने एक पहल करी है और दिल्ली मेट्रो में जो है इसकी शुरुआत भी हुई है, और हमारी जो दिल्ली की डीटीसी की बसें हैं उसका भी हमने टेंडर किया है कि हमारी टिकट्स पेपर टिकट्स ना होके अब डिजिटल टिकटिंग ही केवल हो, और उसके लिए लोग कार्ड लेके चलें, वही कार्ड जो है मेट्रो में भी मान्य हो। और इस स्कीम 10 वर्षों के लिए सपोर्ट करेगी बस ऑपरेशंस को। आपको लगता है कि उसके बाद ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाएगा, जैसे हम बाकी देखते आए हैं? देखिए, जो बसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, अभी भी जो फेम 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किए हैं वो 12 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लगभग 10 या 12 साल में बस की लाइफ तकरीबन खत्म हो जाती है। वैसे तो 15 साल तक भी जाती हैं, लेकिन जो अच्छी यूजफुल लाइफ है वो इतनी देर में खत्म हो जाती है। और क्योंकि पीपीपी मॉडल है, उस पीपीपी मॉडल में फिर यही है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चलाएंगे बसें, 10 साल तक चलाएंगे, और उसके बाद फिर वो उसको ले जाएंगे। फिर इतने दौरान टेक्नोलॉजी बदलेगी, सुधरेगी, और नए कॉन्ट्रैक्टिंग के फॉर्म्स आएंगे। मेन बुनियादी चीज ये है कि इसमें एक प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन एक ऐसे एरिया में जहां आज तक नहीं प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, एक बड़े पैमाने पे होने जा रहा है, जो काबिल तारीफ। सो ट्रांसपोर्टेशन में, जैसा आपने कहा, ये गेम चेंजिंग रिफॉर्म जो आया है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा पीएमई बस सेवा स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली परिवहन विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त आशीष कुंद्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।